रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने बेटे के मामले में गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, जबकि उन्हें खुद मरकजी वजीर की हैसियत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए था। उन्होंने जोर देकर कहा कि साजिश का इल्जाम लगाने के बजाय बंडी संजय को ये वाजे करना चाहिए कि क्या मुतासरा लड़की ने उनसे मुलाकात की थी या नहीं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पूनम प्रभाकर ने इंकिशाफ किया कि बाज़ लोग इसे मुनव्वर कापो बरादरी के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, हालांकि मुतासरा लड़की का ताल्लुक भी इसी तबके से है, इसलिए इसे बरादरी का रंग देना गलत है। उनका कहना था कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सिर्फ अपोजिशन लीडर होने की वजह से उनके साथ कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा और न ही मरकजी वजीर होने की बुनियाद पर तहकीकात का रुख मोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। वजीर ने मजीद वाज़े किया कि हुकूमत इस हसास मामले में मुकम्मल इंसाफ को यकीनी बनाएगी और किसी भी दबाव में आए बगैर हक़ायक़ की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी ताकि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। अब उनके इस बयान ने सियासी गहमा गहमी में इजाफा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त बंडी संजय की इखलाकी जिम्मेदारी पर सवालात उठाए हैं और केस को मेरिट पर चलाने की तायद की है। बंडी संजय गारू तमरी कोडुकु मीद తెలంగాణ ప్రభుత్వం వివక్షపూరితంగా ఎటువంటి కక్ష సాధింపు చర్య చేయడం లే। మీ పట్ల మీరు కేంద్ర మంత్రిగా మీరే స్వయంగా మీ కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేయడానికి కోరాల్సింది। మీరు దాని మీద ఏదో కుట్ర చేస్తా ఉన్నారు, సానుభూతి కొరకనే ప్రయత్నం చేసే కంటే ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని కలిసిన మాట వాస్తవమా కాదా, ఆ అమ్మాయితో బాబు తిరిగిన మాట వాస్తవమా కాదా, వాటిని నిరూపణ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి నిర్దోషిగా అయితే నిర్దోషిత్వం నిరూపించుకోండి। కానీ మీరు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ఉండి ఒకవేళ పొరపాటు జరిగితే చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోయే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నా। ఇక్కడ ఎవరి పట్ల ఎవరికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వివక్ష లేదు। తెలంగాణ ఆడబిడ్డలను కాపాడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది। తప్పకుండా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు విశ్వాసం కలిగజేస్తాను। ఎక్కడ ఇటువంటి చర్యలు జరిగితే వారికి పూర్తిగా సపోర్ట్ గా ఉంటుంది। దాని తర్వాత నిన్న మొన్న కొంత మున్నూరు కాపు సంఘానికి సంబంధించిన నాయకులు కూడా ఏదో వివక్షపూరితంగా వ్యవహారం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు। నాకున్న సమాచారం మేరకు ఆ అమ్మాయి కూడా సేమ్ మున్నూరు కాపు వర్గానికి సంబంధించిన అమ్మాయి అని తెలిసింది। కాబట్టి ఇందులో रुकन पार्लियामेंट चमला किरण कुमार रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि वो तेलंगाना की तरक्की में सियासत को शामिल करके वफाकी निज़ाम की रूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक वजीर आजम की हैसियत से नरेंद्र मोदी को मुल्क की तमाम रियासतों के साथ यकसा सलूक करना चाहिए और तरक्याती कामों में किसी किस्म की जानिबदारी नहीं बरतनी चाहिए। चमला किरण ने सवाल उठाया कि रियासतों को मिलने वाली मरकजी इमदाद को सियासी इत्तेहाद या वोट बैंक से क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि हर रियासत का मुल्की मईशत में अहम हिस्सा होता है। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना को भी मरकज की तरफ से वही ताउन और माली इमदाद मिलनी चाहिए जो यूपीए हुकूमत के दौर में गुजरात को बगैर किसी सियासी तफरीक के फराहम की गई थी। उनका मानना है कि मरकज की जानिब से तेलंगाना के साथ सोतेली माँ जैसा सलूक करना यहाँ के अवाम के साथ नाइंसाफी है और इससे वफाकी ढांचा कमजोर होता है। अब उनके इस बयान ने रियासत और मरकज के दरमियान जारी सियासी कशीदगी को एक नया रुख दे दिया है, जहां कांग्रेस कायदीन तेलंगाना के हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। Yesterday, Narendra Modi ji, who came to Hyderabad, on the dais our Chief Minister Revant Reddy ji has clearly asked Prime Minister Narendra Modi to help him out with the promises made during the bifurcation of the state. And also, n number of times in last 2.5 years, Chief Minister of Telangana visited Delhi, meeting Prime Minister also before and also the ministers in his cabinet. Yesterday, he was requesting him that during his tenure as a Chief Minister in Gujarat, the then Prime Minister, late Manmohan Singh ji has helped out. That's why he could make the dream of Gujarat model. He requested him to do the same. Being the BJP Prime Minister, Revant Reddy ji as a Congress Chief Minister, vice versa, he want him to help him the same way. But Narendra Modi ji said that he won't talk politics, but end of the day he spoke politics, saying that if he does that, he can't even give 50% of that.
बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामा राव ने नौजवानों के नाम एक अहम पैगाम देते हुए कहा है कि अगर आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। उनका मानना है कि जब इंसान अपने शौक और जुनून की पैरवी करता है तो इसे थकन महसूस नहीं होती और वो हर रुकावट का बहादुरी से मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। केटीआर ने इस बात पर जोर दिया कि जिंदगी में शॉर्टकट तलाश करने के बजाय मुसलसल मेहनत और अपने मकसद के तय वफादारी ही वो वाहिद रास्ता है जो किसी भी शख्स को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। उनके बकौल मुआशरे लोगों के दबाव में आकर किसी दूसरे के रास्ते पर चलने से बेहतर है कि इंसान अपनी सलाहियतों को पहचाने और इसी मैदान में जी जान से जट जाए ताकि एक दिन दुनिया इसकी कामयाबी की मिसाल दे। उन्होंने मजीद कहा कि आज के मुसाबकती दौर में सिर्फ वही लोग तारीख रकम करते हैं जो नाकामियों से घबराए बगैर अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अब उनके इस बयान को नौजवानों की जानिब से काफ़ी पजीराई मिल रही है और इसे एक बेहतरीन मशवरे के तौर पर देखा जा रहा है जो मायूसी के दौर में एक नई उम्मीद पैदा करता है। నాకేమనిపిస్తుందంటే ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నా, పని చేసుకుంటూ పోయే క్రమంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న 2023లో మేము ఎలక్షన్లలో ఓడిపోయాం, కష్టపడ్డాం, ఎఫర్ట్ పెట్టినాం, తిరిగినాం, పని చేసినాం, బట్ పీపుల్ సెడ్ ఓకే మీరు ఈసారి వద్దు అని ఓటేయలేదు. ఓకే, సో దాన్ని ఫెయిలియర్గా నువ్వు తీసుకుంటే ఒక తిరిగా తీసుకోవచ్చు, అయ్యో ఫెయిల్ అయిపోయినా అని బాధపడవచ్చు. నేను అట్లా అనుకోవట్లేదు. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే పీపుల్ గేవ్ మీ ఎ న్యూ రోల్. నాకు వేరే ఒక కొత్త రోల్ ఇచ్చారు. ఆపోజిషన్లో ఉండి గవర్నమెంట్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే వాళ్ళ సంగతి చూడమన్నారు, చూస్తున్నా. సో నేను ద వే ఐ ట్రీట్ లైఫ్ ఇస్, there's a beautiful saying beta Lucy. It says life is what happens when you make other plans. It's a very beautiful saying. అంటే నువ్వేమో ఒక ప్లాన్ వేసుకొని నడుస్తుంటావు, బట్ లైఫ్ సమ్టైమ్స్ థ్రోస్ కర్వ్ బాల్, సమ్టైమ్స్ థ్రోస్ బౌన్సర్స్ అంటారు కదా క్రికెట్లో. సడన్గా బౌన్సర్ పడుతుంది, అరే ఇదేంద్ర అర్థం కాదు. ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. చాలాసార్లు అనుకోని జరుగుతాయి, అనుకున్నవి జరగవు. డోంట్ ట్రీట్ దెమ్ ఎస్ ఫెయిల్యూర్, డోంట్ ట్రీట్ దెమ్ ఎస్ దాని గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉండడం, దాన్ని వదిలేయలేం కదా, కొన్ని వదలకూడదు. బట్ ద థింగ్ ఇస్, ఏది తీసుకునే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు రేపటి ఉన్న ఐఐటి కావాలి, మీరంతా ఐఐటి కోసం వచ్చింది కదా. ఇంకా నేను ఈ మాట అంటే మీ టీచర్లు తిడతారేమో. ఇప్పుడు ఐఐటి కోచింగ్ అందరు తీసుకుంటారు, ఎంతమంది సక్సెస్ అవుతారు? కొంతమంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ సక్సెస్ అవుతారు? మొత్తం ఎంతమంది రాస్తారు, ఎంతమంది సక్సెస్ అవుతారు? बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा है कि जब वो नए इक़्तिदार में आए थे तो उन्हें लगा था कि रियासत में कदीम खजाने छुपे हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने शुरू में हैदराबाद की तारीखी इमारतों के गिर्द पोशीदा खजानों की तलाश करवाई ताकि रियासत के माली मसाइल हल किए जा सकें। अब ऐसा लगता है कि वहां कुछ न मिलने के बाद हुकूमत की नज़रें काकतिया दौर की तारीखी यादगारों और कदीम मंदिरों पर लगी हुई हैं जहां खजानों की तलाश की जा रही है। हरीश राव का मानना है कि तरक्याती कामों पर तवज्जो देने के बजाय तारीखी मकामात के गिर्द ऐसी सरगर्मियां करना वर्से की तौहीन और अवामी वक्त का ज़िया है। उनके बकौल हुकूमत को वहमी बातों से बाहर निकलकर रियासत की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए, न कि पुराने कलों में मिट्टी खोदनी चाहिए। अब उनके इस बयान ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है जहां अपोजिशन जमातें हुकूमत की तरजीहात पर सवालात उठा रही है और इसे अवामी तवज्जो हटाने का हरबा करार दे रही है। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తొలినాలలో ఒక మాట నాకు గుర్తొస్తా ఉంది. నేను సెక్రటరియట్లో పోతే లంక బిందెలు ఉంటాయి అనుకున్నా, కానీ ఈడ సెక్రటరియట్లో చూస్తే లంక బిందెలు కనబడతలేవు అని మాట్లాడిండు. రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయింది లంక బిందెలు ఎత్తుకోవడానిక? అందుకే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలినాలలో ఏం చేసిందంటే, ఆ నిజాం కట్టడాలు ఉండే హైదరాబాద్ చుట్టూ ఆయన అనుయాయులను పెట్టి ఆడేమైనా లంక బిందెలు దొరుకుతాయేమో అని బాగానే ఎతికిండు. ఆ నిజాం కట్టడాలు, నిజాం చారిత్రక భవనాల చుట్టూ ఆయన అనుయాయులతో చాలా రోజులు ఎతికిండు. మరి ఆయన దొరికినాయో దొరకలేదో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఇక మన మీద పడ్డాడు, కాకతీయుల మీద. కాకతీయ రాజులు నిర్మించినటువంటి పురాతన ఆలయాల్లో మరి అక్కడ ఆ నిధులు, లంకె బిందెలు ఉంటాయి, గుప్త నిధులు ఉంటాయని చెప్పి ప్రసిద్ధి. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే, శత్రురాజులు దాడి చేసినప్పుడు వారికి దొరకకుండా ఉండడానికి వజ్రాలు, వైడూర్యాలు, సంపదనంతా కూడా మరి గుహల్లో
CPI के सीनियर लीडर नारायणा ने तमिलनाडु की सियासत पर तबसरा करते हुए कहा है कि अदाकार विजय की शानदार कामयाबी और उनका वजीर आला बनना एक ऐसा वाकया है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने विजय के सियासी उरूज को एक बड़ी तब्दीली करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु के अवाम ने रिवायती सियासत से हटकर एक नए चेहरे पर भरोसा किया है जो कि हैरान कुन है। नारायणा के मुताबिक आज की सियासत में नई नस्ल यानी जनरेशन जी एक नया ट्रेंड पैदा कर रही है और उन नौजवानों की सोच ने इंतखाबी नताइज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। उनका मानना है कि नौजवानों का सियासत में बढ़ता हुआ रुझान और सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल पुराने सियासी ढांचों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसकी मिसाल तमिलनाडु में देखने को मिली। उन्होंने मजीद कहा कि विजय की जीत इस बात का सबूत है कि अब अवाम सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि नए जोश और जदीद नुक्ता नज़र रखने वाले लीडरों की तरफ माइल हो रहे हैं। अब तमिलनाडु की ये सियासी लहर पूरे मुल्क के लिए एक पैगाम है कि मुस्तकबिल की सियासत अब नौजवानों के फैसलों और उनकी तरजीहात के गिर्द घूमेगी, जिससे कई बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। అది తమిళనాడులో ఏమైంది, డిఎంకే ఏఐటీ దాని మీద ఉన్నది తప్ప అసలు టీవీకి ఏమైంది ఎవరికి ధ్యాస లేదు. ఫోర్కాస్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరు టీవీ గురించి ఎవరు చెప్పలే. పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి, ఇంక్లూడింగ్ లెఫ్ట్ పార్టీస్. అతన్ని అసెస్ చేయలేకపోయారు. ఏదో ఓట్లు వస్తాయని అన్నారు తప్పితే ఇది గెలుచుకుంటాడు గవర్నమెంట్కి వస్తాయని చెప్పేసి ఎవ్వరూ చెప్పలేదు. ఓట్లు వస్తాయండి, కొన్ని ఓట్లు ఒక 8% 6% ఓట్లు వస్తాయని చెప్పారు. కానీ ఒకసారిగా అంటే యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పొలిటికల్ లీడర్స్కి వ్యతిరేకంగా యూత్ తిరగబడుతున్నారు. ఈ జనజీవన్ వస్తూ ఉండే పోలేదు ఫిలాసఫీ అది పనిచేసింది. అక్కడ అది అనూహ్యంగా గెలిచారు. గెలిచేప్పుడు సంతోషమే. అప్పుడు దానికి ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, అగ్ని పరీక్ష వచ్చింది. దానికి 2 సీట్లు తక్కువ వచ్చాయని చెప్పి వస్తే అప్పుడు మేము ముందే మాట్లాడుకున్నాం. మన డిఎంకేతో సావాసం ఉన్నా కూడా చెప్పచ్చు, కానీ గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్కి వ్యతిరేకంగా। बीजेपी के सीनियर लीडर एन रामचंद्र राव ने मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे के खिलाफ दर्ज होने वाले पॉक्सो केस पर अपना रद्द अमल देते हुए वाजे किया है कि इस मामले का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि बंडी संजय बिलाशुबा पार्टी के एक अहम रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हैं, लेकिन उनके बेटे पर लगने वाले इल्जामात एक खालिसतना ज़ाती नौयत का मामला है। रामचंद्र राव का कहना था कि इस तरह के इनफरादी वाक़यात को सियासी रंग देना पार्टी की साख से जोड़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कानून हर शहरी के लिए बराबर है और वो अपना काम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हमेशा उसूलों की सियासत करती है और किसी भी फर्द के ज़ाती इक़दामात की जिम्मेदारी तंजीम पर आयद नहीं की जा सकती, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। उनके बकौल उस केस की तहकीकात जारी हैं और हकीकत जल्द ही सबके सामने आ जाएगी, इसलिए अपोजिशन को इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब उनके इस बयान ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी इस हसास कानूनी मामले में अपने मरकजी वजीर के खानदान के दिफा के बजाय खुद को इससे अलग थलग रखना चाहती है। అదే కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ పార్టీకు అది సాహసం లేదు. ఇట్స్ ఎ లీగల్ మ్యాటర్. లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. బండి సంజయ్ గారు మన నేత, మా మినిస్టరు, ఆయనకు ఈ యొక్క దీంతో ఎపిసోడ్ సంబంధం లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే దట్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ది పోలీస్। जिला वरंगल के नरसिमपेट में वाक़े अशोकनगर गांव में इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया जब पुलिस ने बीआरएस कायदीन की जानिब से लगाए गए खेमों को ज़बरदस्ती हटाना शुरू कर दिया। ये सूरत-ए-हाल इस वक्त पेश आई जब साबिक वजीर हरीश राव ने हाल ही में मुनहदिम किए गए तारीखी मिट्टी के किले और कदीम शोएले मंदिर के दौरे का ऐलान किया, जिसके इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही थीं। पुलिस की इस कार्रवाई पर मकामी बीआरएस कारकुनों और कायदीन ने सख्त बरहमी का इजहार किया और पुलिस के साथ उनकी शदीद तकरार और झड़पें भी हुईं, क्योंकि वो पुलिस को खेमे हटाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस इंतज़ामिया हुकूमत के दबाव में आकर अपोजिशन की आवाज़ दबाने और उन्हें मुतासरा मकाम का दौरा करने से रोकने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इलाके में कशीदगी को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके और हरीश राव की आमद से कबल नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाए।
اب اس واقعے نے علاقے میں ایک نئی سیاسی بحث چھیڑ دی ہے، جہاں BRS قائدین اسے جمہوری حقوق کی خلاف ورزی اور تاریخی ورثے کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کو روکنے کی سازش قرار دے رہے ہیں۔ ఎండలో ఉండాలో పోవాలి చెప్పండి ఆడ వేసుకుంటా మీరు ఆవేశం చేస్తే సార్ మరి ఘోరం చేశారు వ్యవస్థలు అసలు అక్కడ ఇక్కడ అక్కడ 3 సార్లు మమ్మల్ని వద్దానండి సార్ మళ్ళీ మేము ఎక్కడ వేసుకోమంటారు? حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر اتوار 10 مئی کی علی صبح ایک خوفناک سڑک حادثے میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے ابھرتے ہوئے اداکار بھارت کانت اور سنیماٹوگرافر سائی ترلو جان بحق ہو گئے ہیں۔ ادی بٹلہ پولیس کے مطابق یہ المناک واقعہ صبح تقریباً 3:20 پر ایگزٹ 12 کے قریب بونگلور میں اس وقت پیش آیا جب یہ دونوں فنکار نیلور سے حیدرآباد کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تیز رفتار کار بے قابو ہو کر شمش آباد کی سمت جانے والے ایک ٹرک کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور دونوں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے کے فوراً بعد وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے ہنگامی خدمات کو اطلاع دی، جس کے بعد ہائی وے پیٹرولنگ کے عملے اور پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو نکالنے کی کارروائی شروع کی۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں حادثے کی بنیادی وجہ کار کی حد سے زیادہ رفتار بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیور توازن برقرار نہ رکھ سکا اور یہ جان لیوا ٹکر ہوئی۔ اس اچانک موت کی خبر سے تیلگو فلم انڈسٹری اور متاثرہ خاندانوں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے معاملے کی مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ضلع محبوب آباد کے تھورور منڈل میں کسانوں نے زری مارکیٹ کے قریب جمع ہو کر دھان اور مکئی کی خریداری میں تاخیر کے خلاف زبردست احتجاج اور دھرنا دیا ہے۔ کسانوں کا الزام ہے کہ مقامی کانگریس MLA یشونی ریڈی نے 40 دن قبل مکئی کے مرکز کا افتتاح تو کیا تھا، لیکن اب تک عملی طور پر خریداری شروع نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے تھورور اور محبوب آباد جانے والی سڑک پر راستہ روکو احتجاج کیا، جس کی وجہ سے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اس دوران مشتعل کسانوں نے رکن اسمبلی یشونی ریڈی اور جھانسی ریڈی کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ وہ خود آ کر ان کے مسائل سنیں اور خریداری کے مراکز پر فوری طور پر وزن کرنے کا عمل شروع کرائیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کھلے آسمان تلے ان کی فصلیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن حکام اور عوامی نمائندے ان کی تکالیف سے بے خبر ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب پولیس اور مقامی انتظامیہ کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سڑک کھولی جا سکے، لیکن کسان اپنے مطالبات کی منظوری تک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ضلع محبوب نگر کے بائی پاس روڈ پر پلکنڈا گاؤں کے قریب اتوار کی رات ایک تیز رفتار سپورٹس بائک اور کار کے درمیان ہونے والے ہولناک تصادم میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جان بحق ہو گئے ہیں۔ اس دردناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت 30 سالہ ارشیا بیگم، 7 سالہ اجیپا، 2 سالہ امر اور 25 سالہ بائیکر یعقوب افضل کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ ایک اور شخص بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ حادثہ بائک ریسنگ کے دوران توازن بگڑنے کی وجہ سے پیش آیا، جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹکر اتنی شدید تھی کہ آواز دور دور تک سنی گئی اور جائے وقوع پر ہی 4 افراد نے دم توڑ دیا تھا، جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔
पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की असल वजूहात जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है। इस वाकये के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है और मकामी इंतजामिया ने नौजवानों से अपील की है कि वो सड़कों पर खतरनाक रेसिंग से ग्रेस करें ताकि ऐसे अलमनाक हादसात से बचा जा सके। नहीं, अवेश को यहाँ पे यहीं के हॉस्पिटल में हाँ स्पॉटेड। अभी उन्हें क्रिटिकल है कहते हैं, यही SVM में है। नहीं, बड़ा हॉस्पिटल नहीं मालूम साहब, अभी डिटेल कुछ भी नहीं, हम ना अपनी पहुंचे जस्ट। जिला जगतियाल में धर्मपुरी के करीब कौमी शाहरा 63 पर एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां ट्रैक्टर और बाइक के दरमियान होने वाले तसादुम में 32 साला तोगेटी वासो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी के चचा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है ताकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। इस हादसे ने इस वक्त पूरे इलाके को गमज़दा कर दिया जब सोशल मीडिया पर वासो की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो ओम मादर के मौके पर अपनी मां के हाथों से खाना खा रहा था। मां और बेटे की मोहब्बत का ये आखिरी मंजर देखकर हर आंख अश्कबार है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि अपनी मां से प्यार पाने वाला ये नौजवान चंद ही लम्हों बाद मौत की आगोश में चला जाएगा। मकामी लोगों और रिश्तेदारों में इस अचानक मौत पर कोहराम मचा हुआ है और हर कोई इस अलमनाक इत्तेफाक पर गहरे दुख का इजहार कर रहा है कि खुशियों का दिन गम में बदल गया। अब पुलिस हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रही है ताकि लापरवाही बरतने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिल सके। विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट के सामने मिड डे मील स्कीम के कारकुनों ने अपनी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ और मुतालबात के हक में ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहरा किया है। उन कारकुनों का बुनियादी मुतालबा ये है कि दोपहर के खाने की स्कीम का इंतज़ाम इक्शिया पात्रा फाउंडेशन के हवाले न किया जाए, क्योंकि इससे हज़ारों गरीब कारकुनों का रोज़गार छिन जाने का खतरा है। मुजाहिरीन ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को उन मेहनत कशों के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए जो बरसों से इस स्कीम के तहत स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान कारकुनों ने चंद्रा बाबू नायडू हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जिम कर नारेबाजी की और उन फैसलों को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया जो उनके माशी इस्तेहसाल का बाइस बन सकते हैं। एहतजाज करने वालों का कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर तवज्जो ना दी तो वो रियासत भर में इस तहरीक को मजीद तेज करेंगे, क्योंकि ये उनके बच्चों के मुस्तकबिल और बका का मसला है। अब कलेक्ट्रेट के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और कारकुनों का ये एहतजाज सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तवज्जो हासिल कर रहा है, जहां लोग उनकी मेहनत और हुकूक की हिमायत कर रहे हैं। काकीनाडा के इलाके गांधी नगर में आधी रात के वक्त एक हौलनाक वाकया पेश आया है, जहां मुसल्ला अफराद ने APSP के 46 साला कांस्टेबल नागेश्वर राव का गला रेत कर बेरहमाना कत्ल कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक शराब के नशे में धत चंद नौजवानों ने कांस्टेबल पर अचानक हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की आला टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्जिमान की शनाख्त के लिए करीबी इलाकों में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज का बारीक बीनी से मुआयना किया जा रहा है। इस अचानक हमले की वजह अब तक वाज़े नहीं हो सकी है, ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश कर रही है ताकि कत्ल के असल मुहर्रिकात और मुलव्वस अफराद का पता लगाया जा सके। अब पुलिस की जानिब से मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और पूरे शहर में तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है ताकि मुजरिमों को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जा सके। बिहार के दारुल हुकूमत पटना के दानापुर इलाके से एक इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक साबिका ATM सेंटर अब सैलून में तब्दील हो चुका है। रोप्सपुर के मकाम पर वाक़े इस दुकान में पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM मौजूद था, लेकिन बैंक की जानिब से मुआहदा ख़त्म किए जाने के बाद मालिक मकान ने ये जगह एक हज्जाम को किराए पर दे दी है।
दिलचस्प बात यह है कि सैलून के मालिक ने बैंक का पुराना बोर्ड अब तक नहीं हटाया है, जिसकी वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बैंक के अंदर ही बाल काटने की दुकान खोली गई हो। मकामी लोग इस अजीब व गरीब मंजर को देखकर दंग रह गए और बहुत से राहगीर तो एटीएम से पैसे निकालने के इरादे से अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कुर्सियां और आईने देखकर मुस्कुराते हुए वापस आ जाते हैं। इंटरनेट सार्फिन इस वीडियो पर दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं और कुछ लोग इसे हिंदुस्तानी जुगाड़ की बेहतरीन मिसाल करार दे रहे हैं, क्योंकि बैंक का बोर्ड अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये जगह इलाके में एक मशहूर मकाम बन चुकी है, जहां लोग पैसे निकालने के बजाय बाल कटवाने के लिए पहुंच रहे हैं और इस अनोखे इम्तिजाज से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया ने फ़िलहाल इस पर कोई एतराज़ नहीं किया है, क्योंकि ये जगह अब निजी तौर पर किराए पर दी जा चुकी है, लेकिन बैंक का बोर्ड अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कनाडा के इलाके सिरे डेल्टा के सरहदी मकाम पर एक इंतहाई अजीब व गरीब सड़क हादसा पेश आया है, जिसने मकामी लोगों और पुलिस को वर्ताहान हैरत में डाल दिया है। एक मसरूफ चौराहे पर तेज रफ्तार BMW कार और बाइक के दरमियान जोरदार तसादुम हुआ, जिसका असर इतना शदीद था कि बाइक उछलकर सीधी ट्रैफिक सिग्नल के पूल में जा फंसी और फिजा में मुअल्लक हो गई। इस खौफनाक टुकर के नतीजे में बाइक सवार शदीद जख्मी हो गया है, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि खुशकिस्मती से कार का ड्राइवर इस हादसे में महफूज रहा। सिग्नल के खंबे से लटकती हुई बाइक का मंजर देखकर जाए वक़ुआ पर मौजूद लोग दंग रह गए और उसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है और हादसे की वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, ताकि ये मालूम हो सके कि रफ्तार की हद क्या थी। अब इस अजीब व गरीब वाक़ये ने सड़क पर हिफाजत के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इस तरह का हैरत अंगेज मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। पुलिस का कहना है कि वो CCTV फुटेज का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं, ताकि हादसे की असल नौयत को समझा जा सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तमिलनाडु के नौमुंतखब वज़ीर आला सी जोसेफ विजय ने आज बाकायदा तौर पर कानून साज असेंबली के रुकन के तौर पर हल्फ उठा लिया है, जिसके साथ ही उनके सियासी सफ़र का एक नया बाब शुरू हो गया है। उन्होंने हालिया इंतखाबात में 2 मुख्तलिफ हलकों से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब उन्होंने ये अहम फैसला किया है कि वो तिरुचिरापल्ली ईस्ट की नशिस्त छोड़ देंगे। विजय अब पीराम्बूर के हलके से रुकन असेंबली की हैसियत से अपनी खिदमात जारी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने इस हलके की नुमाइंदगी को तरजीह दी है ताकि वहां के अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे सकें। उनके इस फैसले के बाद अब तिरुचिरापल्ली ईस्ट में कवायद के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब करवाया जाएगा, ताकि वहां का खाली ओहदा पर किया जा सके। हल्फ बर्दारी की इस तकरीब में उनके हामियों और पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने कायद के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी करके खुशी का इजहार किया। अब सब की नज़रें विजय की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर लगी हुई हैं कि वो बतौर वज़ीर आला और रुकन असेंबली अपनी नई जिम्मेदारियों को किस तरह निभाते हैं और रियासत की तरक्की के लिए किया इक़दामात करते हैं। ये फैसला जाहिर करता है कि वो पीराम्बूर के अवाम के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं और वहीं से अपनी सियासी जुड़ें फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं। சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன்.
மாண்புமிகு திரு